नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। मैदान कोई भी हो, नयापन हर जगह जरूरी होता है। चुनावी मुकाबले में नई रणनीति की कहीं ज्यादा दरकार होती है। रामपुर उपचुनाव में भाजपा का पसमानदा प्रयोग सफल रहा। भाजपा ने सपा से आजम खान का गढ़ छीन लिया, यहां अपना परचम फहरा दिया। अब पार्टी ने निकाय चुनाव में पसमानदा कार्ड चलने की तैयारी शुरू कर दी है। आज सीएम योगी ने सभी 17 नगर निगमों में अपने प्रबुद्ध सम्मेलन को पूरा कर लिया, तो इसके साथ ही भाजपा ने इन तमाम जगहों पर पसमानदा सम्मेलन का ऐलान कर दिया है। इशारा साफ है कि वो समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में सीधे ललकारेगी। और सबसे पहली नजर विरोधियों के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की है। भाजपा कदम दर कदम इस बात को और पुख्ता करना चाहती है कि अब वो मुस्लिम समाज के लिए तौबा तौबा पार्टी नहीं है। भाजपा के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि निकाय चुनाव में बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्टी मैदान में उतारेगी। इसने समाजवादी पार्टी को सावधान कर दिया है। बसपा के मुस्लिम कार्ड ने पहले ही उसके खेमे में हलचल तेज कर दी थी। अब भाजपा के निकाय चुनाव के फॉर्मूले ने नई लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। आज दिल्ली में सीएम योगी ने पार्टी के आला नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। चर्चा है कि इसमें भी निकाय चुनाव की चुनौती पर मंथन हुआ। आज बात तो चुभेगी में भाजपा के इसी चुभने वाले दावों की बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। हर लड़ाई की खास अहमियत होती है। इस तरह हर जीत और हार का अपना महत्व होता है। यूपी में उपचुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भले ही दूरी हो, लेकिन इस बीच निकाय चुनाव में बड़ी लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। तारीख का ऐलान भले नहीं हुआ हो, लेकिन रणनीति साफ हो चुकी है। भाजपा का पसमानदा कार्ड इसमें सबसे अलग है, जिसने विरोधियों को चौंका दिया। यूपी में 2024 से पहले सेमीफाइनल संग्राम। निकाय चुनाव की बिसात पर तूफानी घमासान। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब स्थानीय निकाय के साथ साथ निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। शहर शहर में वोट युद्ध। चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। चुनावी जंग के सेंटर में मुसलमान। सभी नगर निगम क्षेत्रों में जहां चुनाव है वहां हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं, जहां बड़ी तादाद के अंदर पसमानदा समाज के और लाभार्थी वर्ग के लोग मौजूद हैं। सपा बसपा के खिलाफ भाजपा का पसमानदा पासा। योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए काम किया है। आज अल्पसंख्यक समाज का इस काम पे एक विश्वास है। रामपुर की जीत के बाद मुस्लिम वोट पर बड़ा दावा। आज यहाँ के जो मुस्लिम भाइयों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है और हर मुस्लिम बूथ से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, वो इस बात का प्रतीक है कि आज हमारे रामपुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी सरकार में पूरी तरीके से उसकी आस्था है। सपा का नया मुस्लिम कार्ड एसटी हसन को बड़ी कमान। निकाय चुनाव में रामपुर प्रयोग की तैयारी। अखिलेश माया को पसमानदा चैलेंज। बात तो चुभेगी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव की जीत भाजपा के लिए हौसला बढ़ाने वाली साबित हुई है। इस विजय के फॉर्मूले का भाजपा निकाय चुनाव में बड़ा प्रयोग करने जा रही है।
निकाय चुनाव में भाजपा की नजर पसमानदा मुसलमानों पर है। मुस्लिम समुदाय में 80% की आबादी वाले पिछड़े मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा सभी 17 नगर निगमों में पसमानदा सम्मेलन करेगी। इसके लिए वो बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। नजरें पिछड़े मुसलमानों पर टिकी हैं। नए वादे और इरादे हैं और दावा है कि इस बार सभी 17 निगमों पर भाजपा अपना परचम लहराने जा रही है। हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकार ने जो जो काम किए हैं उन सभी कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है अपनी, और जैसे आरक्षण घोषित होगा, अधिसूचना जारी होगी, हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके प्रत्याशी घोषित करके और पूरी पार्टी पूरी ताकत से नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि पिछली बार से भी अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। भाजपा सभी 17 नगर निगमों में पसमानदा सम्मेलन करने जा रही है। भगवा ब्रिगेड का फोकस नगर निगमों के उन वार्ड पर है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। भाजपा की इस रणनीति के पीछे वजह बड़ी है। कुल 13,965 वार्ड में से 1,200 से ज्यादा वार्ड मुस्लिम बहुल हैं। 60 नगर पालिका और नगर पंचायतें मुस्लिम बहुल हैं। लखनऊ नगर निगम में मुस्लिम आबादी 26.35% है। वाराणसी के कुल 90 वार्ड में से 12 वार्ड में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। फिरोजाबाद में 70 में से 24 वार्ड में मुस्लिम मतदाता जीत और हार का फैसला करते हैं। अमरोहा, बिजनौर, नजीबाबाद, रामपुर और मुजफ्फरनगर नगर पालिका में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। जो पसमानदा समाज के लोग हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है और खासतौर से महानगरों में सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा है। तो ऐसे लोगों तक पहुंचना, उन तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और बात पहुंचाना, इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार ज़मीन पर रहकर काम कर रहा है। इसी कड़ी के अंदर सभी नगर निगम क्षेत्रों में जहां चुनाव है वहां हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं, जहां बड़ी तादाद के अंदर पसमानदा समाज के और लाभार्थी वर्ग के लोग मौजूद रहेंगे। 2017 में नगर निकाय चुनाव में भाजपा 14 नगर निगमों में जीत दर्ज करने में जरूर सफल हुई थी, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम बहुल मेरठ और अलीगढ़ भाजपा के हाथ से फिसल गए थे। यहाँ तक कि 2017 में भाजपा ने कुल 12,644 वार्ड में से 8,038 पदों पर ही प्रत्याशी उतारे थे। भाजपा की इस रणनीति के पीछे माना जाता है कि उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीत की संभावना न के बराबर नजर आ रही थी, इसलिए कई जगहों पर उसने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। कुछ समय पहले जिस तरीके से बीजेपी पसमानदा समाज को अपने साथ लाने में जुटी है, ऐसे में उपचुनाव से ठीक पहले प्रदेश के कई शहरों में ये पसमानदा सम्मेलन हुए और जब नतीजे आए तो रामपुर में पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की। पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि रामपुर में कहीं न कहीं जो पसमानदा समाज है वो उसके साथ आया और इसीलिए उसे जीत मिली है। हालांकि खतौली में बीजेपी हार गई, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि खतौली में भी मुस्लिम समाज ने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन अब भाजपा की रणनीति बदली हुई है। पसमानदा सम्मेलन के जरिए भाजपा सभी वार्ड में विरोधी दलों को चुनौती देने का मन बना रही है। माना जा रहा है कि भाजपा इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। भाजपा ने पसमानदा दांव के जरिए जाहिर कर दिया है कि उसकी नजर कहां है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। सबका समर्थन हमें लोगों मिला है, चाहे आप रामपुर की बात करो और खतौली में भी बड़ी संख्या में, भले ही राजनीतिक परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन हमें सभी वर्गों ने हमारे पक्ष में मतदान किया और अल्पसंख्यकों ने किया। आप उनके बूथ अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में मतदान हमारे पक्ष में किया और हम संकल्पित हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, सबको साथ लेकर चलेंगे। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के बाद भाजपा ने पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए सक्रियता दिखाई है। भाजपा की ये रफ्तार
रामपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद और ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, सब लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और सबका समर्थन हमें मिलता है। इसीलिए हम लोग 2014, 2017, 2019, 2022 के जो महत्वपूर्ण विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं उनको जीते हैं और आगे 2024 का आगाज हो गया है। दरअसल यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 20% है और कुल मुस्लिम आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी करीब 80% है। इसी को आधार बनाकर भाजपा निकाय के साथ 2024 में सभी 80 सीटों पर भगवा झंडा लहराने की जुगत में है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बता देते हैं कि यूपी की चुनावी लड़ाई में मुस्लिम वोट की कितनी बड़ी अहमियत होती है। जिन 17 शहरों में नगर निगम का चुनाव होना है, आखिर उन जिलों में कितने मुस्लिम वोटर हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि नगर निगम के लिहाज से मुस्लिम वोटर कितना महत्वपूर्ण है, ये इन आंकड़ों से आप समझिए। निकाय चुनाव का मुस्लिम फैक्टर क्या, इसको समझिए। नगर निगम वाले जिलों में आबादी, मुरादाबाद जो कि नगर निगम है 47% आबादी मुसलमानों की है, सहारनपुर 42% आबादी मुसलमानों की है, बरेली 35%, मेरठ 34%, गाजियाबाद 25%, लखनऊ 21% और अलीगढ़ 20%, शाहजहांपुर 18%, कानपुर 16%, अयोध्या 15%, वाराणसी 15%, प्रयागराज 13%, फिरोजाबाद 13%, मथुरा 9%, आगरा 9%, गोरखपुर 9%, झांसी 7%। तो ये वो आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम में जो वोट बैंक के लिहाज से किस तरह से जो मुस्लिम आबादी है वो क्या निर्णायक किस तरह की भूमिका निभाती है। और आइए अब आपको बता दें कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में यूपी में किस पार्टी को कितने मुस्लिम वोट मिले, ये भी मैं आपको ग्राफिक के जरिए बता देता हूं। जी हाँ, 2022 विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट मिले। सपा को 79% मुस्लिम वोट मिले, भाजपा को सिर्फ 7% मुस्लिम वोट मिले, बसपा को 6%, कांग्रेस को 3%, अन्य को 5%। यानी एक बड़ा मुस्लिम वोटरों का तबका सीधे सीधे सपा की तरफ और भाजपा को सिर्फ 7% मुसलमानों ने वोट किया। यहां सबसे दिलचस्प ये जानना है कि आखिर अगड़े और पिछड़े यानी पसमानदा मुसलमानों ने इस साल के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव किसने वोट दिया। देखिए, सपा 82% अगड़े मुसलमानों को ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, 80% से ज्यादा पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया, पसमानदा मुसलमान यानी पिछड़े हुए। भाजपा को 6% से ज्यादा अगड़े मुसलमानों ने वोट दिया, 7% पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया। बसपा की बात करें तो 7% से ज्यादा अगड़े मुसलमानों ने वोट दिया, 6% पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, 1% अगड़े मुसलमानों ने वोट दिया, करीब 4% पसमानदा मुसलमानों ने वोट किया। तो ये वो स्थिति है जो हम दिखा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक की, कि क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में रही और अब जो निकाय का चुनाव है उसके लिहाज से मुस्लिम वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है, हम ये जानने और समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान वोटर के सहारे समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है, बसपा की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। साथ ही साथ अब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि वो तमाम नगर निगम वाले जिलों में यानी तमाम 17 जिलों में पसमानदा सम्मेलन करेगी, यानी जो मुसलमान हैं, पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनके सम्मेलन करेगी, यानी मुस्लिम वोटरों के बीच जाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अब ये रणनीति कितनी सटीक बैठती है, क्योंकि अगर 2022 के चुनाव की बात करें, इसी साल विधानसभा चुनाव जो हुए उस चुनाव की बात करें तो सिर्फ 7% मुस्लिम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमारा एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजना है उन योजनाओं का लाभ सीधे सबको मिल रहा है, उसमें कोई धर्म या जाति नहीं देखी जा रही है, उसमें सिर्फ आप जो आय है वो एक बड़ा क्राइटेरिया है। लेकिन अब ऐसे में नगर निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो पसमानदा फैक्टर है कितना महत्वपूर्ण है ये जानने की कोशिश। देखिए, बरेली में 35% आबादी है मुसलमानों की, ये है। और मेरठ की बात करें 34% आबादी यहां पर मुस्लिम वोटर्स की है। नगर निगम के लिहाज से हम अगर बात करें, गाजियाबाद में 25% आबादी है। ये एक बड़ा मेजर वोट बैंक हो जाता है ऐसे में, और यही वजह है कि तमाम पार्टी इस पर फोकस कर रही हैं। सब अपने अपने लिहाज से इन वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। एक तरह से मैं यूं कहूं कि यूपी में एक नई पहल है। किस तरह से ये होगा, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में।
प्रदीप जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जो ये प्रयोग कर रही है, हालांकि अभी इससे पहले रामपुर में भी पसमानदा सम्मेलन कर चुकी है बीजेपी, जो अभी विधानसभा चुनाव हो उससे पहले, लेकिन अब बीजेपी ने तय किया कि नगर निगम, जो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है, हर जिले में पसमानदा सम्मेलन करेगी। क्या आपको लगता है प्रदीप जी कि मुसलमान वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख सकता है? किस तरह से देखा जाए इस रणनीति को बीजेपी? रोहित जी, आप देखिए, बीजेपी ने 8 साल केंद्र में उसकी सरकार पहले सरकार 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी, लेकिन इस बार जो सरकार आई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो लगातार समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सवर्ण तो पहले से उसके साथ थे, ईबीसी मतलब अति पिछड़े, गैर यादव जो पिछड़े हैं उनको जोड़ने का काम किया, उसके अलावा दलित समाज को जोड़ने का काम किया, गैर जाटव। अब बीजेपी की कोशिश है, गुजरात से अगर तुलना करें, गुजरात में अभी चुनाव हुआ है और नतीजा आया है, गुजरात में सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो बीजेपी अपने को सर्व समावेशी पार्टी बनाना चाहती है। ये जो मुसलमानों का रवैया है कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे, बीजेपी इसी को तोड़ना चाहती है। तो चाहती है कि मुसलमान ये तय करें कि किसको वोट देंगे, उनकी अपनी पसंद की पार्टी हो, उनकी अपनी पसंद का उम्मीदवार हो, इस आधार पर वोट न दे कि वो बीजेपी को हराने वाले को दे रहे हैं। तो वो जो डिसएडवांटेज होती है बीजेपी को कि 15, 18, 20% वोट पहले ही दिन से माइनस होके चलता है, उसको खत्म करना चाहती है। और 8 साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके बाद 2017 से उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो भी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार, उसमें धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ये बात समाज को भी समझ में आ रही है कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है प्रदीप जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा। एक और अहम बात मैं यहां पर जानना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, खासतौर पर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें, देश भर की बात करें, तो जिस तरह की जो पोजीशनिंग अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने रखी, तो आपको नहीं लगता कि वो जो एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ है, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पर हो या किसी को, या तमाम जो और बातें जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आगे चलती रही है, तो कहीं ये तो नहीं, इस बात की कितनी संभावना आप देखते हैं कि जो बड़ा तबका बीजेपी के साथ जुड़ा है, कहीं वो इस कदम को किस तरह से देखेगा? क्या ये अपने आप में बड़ा थोड़ा अजीब सी स्थिति बनती हुई नहीं दिखती? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, वो एक आशंका, वो निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि ये ऐसा हो सकता है कि आशंका हो सकती है, लेकिन हम अगर देखें इससे पहले बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बेच रहा है सवर्ण मतदाता है, अति पिछड़ों को लिया, अति पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दी, संगठन में हिस्सेदारी दी, अब उनकी हिस्सेदारी सवर्णों से बड़ी हो गई। लेकिन सवर्ण मतदाताओं में इसका रिएक्शन नहीं हुआ कि बीजेपी ने ऐसा किया, अब हम बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है कि सबको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर यह संभव है। तो उनको ये ख्याल मन में आ सकता है, लेकिन आते ही एक बात ये भी आएगी कि फिर हमारी जो स्थिति होगी वो फिर विपक्ष की राजनीति वाली स्थिति बन जाएगी। तो हम इन दोनों में से किसे चुने? जो अभी स्थिति है कि सत्ता बनी रहेगी, सबका साथ रहेगा, शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, सांप्रदायिकता का कोई मुद्दा नहीं उठेगा, बीजेपी के विरोधियों के पास जो मुद्दा है मुस्लिम विरोध का, वो चला जाएगा, तो उसके फायदे ज्यादा है, नुकसान कम दिखता है। जी प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती हर कदम मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की ओर रहा है। निकाय चुनाव में भी बसपा की रणनीति यही है। चुनावी माहौल में बसपा मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर मुखर दिख रही है, सपा और भाजपा को निशाना बना रही है। समाजवादी पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम से नाराज मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है। दरअसल बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ के उसी फॉर्मूले पर वापस लौट आई है जिसके जरिए 2007 में बसपा बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही है। निकाय चुनाव की महातैयारी में जुटी बसपा ने जब से आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला है, तभी से समाजवादी पार्टी सावधान हो गई है। तो इसीलिए मैंने कहा, जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं, डॉक्टर लोहिया का रास्ता बचाना चाहते हैं, वो सब एक हों और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से हटाएं। ये निकाय चुनाव है, उसको लेके क्या तैयारी? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। खतौली उपचुनाव में सपा रालोद गठबंधन का जाट मुस्लिम और दलित समीकरण सफल रहा है। अब दोनों दल निकाय चुनाव में इसी समीकरण का महाप्रयोग करने की तैयारी में है। इस बीच बसपा का मुस्लिम वोटरों को सपा से अपनी तरफ लाने का दांव मुस्लिम वोट बैंक की खींचतान को दिलचस्प बना रहा है। मायावती एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की कोशिशों में जुट गई हैं। मुसलमान हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, हालांकि 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार हार के बाद ये वोट बैंक खिसक कर समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया। मायावती की कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करके इस वोट बैंक को वापस हासिल किया जा सके। उन्होंने इमरान मसूद जैसे तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल करके इसका इशारा भी किया है। मायावती 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे एक बड़ी रणनीति बना रही है। हाल के दिनों में मायावती का हर कदम दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एक मंच पर लाने की ओर रहा है। इसी साल विधानसभा चुनाव के बाद मायावती ने इस ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। फिर चाहे विधानसभा चुनाव के बाद सपा का दामन छोड़ने वाले इमरान मसूद को साथ लाना हो या फिर उन्हें पश्चिमी यूपी के साथ उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपना। इमरान मसूद का दावा है कि निकाय चुनाव में बसपा दमदार प्रदर्शन करेगी। जहाँ जहाँ बहन जी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, लगभग मैं सभी जिलों के अंदर दौरा करके आ गया हूँ और अब चूंकि निकाय चुनाव शुरू हो गया तो इसके अंदर लगे हुए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास संगठन बहुत मजबूत है और संगठनात्मक मजबूती की वजह से ही हमें उम्मीद ये है कि हम सहारनपुर के अंदर कम से कम जनपद में सभी सीटें जीतेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर मुखर है। ट्वीट के तर्कश से सपा और भाजपा पर तीर चला रही है, मिली भगत वाला आरोप लगा रही है। बसपा की मुस्लिम वोटरों के बीच की पैठ से सपा क्यों आशंकाओं में डूबी? अब इसे समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच गठबंधन था। इसमें बसपा राज्य की 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी। 2019 में बसपा के 10 सांसद चुने गए और 10 में से 3 सीटों पर मुस्लिम सांसद हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जीते थे, अमरोहा से दानिश अली की जीत हुई थी, सहारनपुर से फजलुर रहमान सांसद बने थे। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक मुस्लिम वोटरों में पैठ। 2019 में सपा बसपा गठबंधन को 76% वोट मिले थे। 2019 में कांग्रेस को 14 मुस्लिम वोट मिले थे। भाजपा को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया था। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे बात करें। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको इस बार जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो दावेदारी है? भारतीय जनता पार्टी भी अब इस दौड़ में है, जबकि सपा और परंपरागत तौर पर जो यूपी का मुस्लिम वोटर है वो बसपा और सपा के साथ जाता रहा है। हालांकि कांग्रेस के साथ, जब से कांग्रेस कमजोर हुई उसके बाद सपा कभी सपा के साथ कभी बसपा के साथ। तो अब जो ये इस वोट बैंक की जो लड़ाई है, इसमें भाजपा के आने के बाद इसको किस तरह से आप देखते हैं प्रदीप जी? नहीं, देखिए, बसपा के साथ कभी सपा के साथ ले जाता रहा है कि कौन उस समय बीजेपी को हराने की बेहतर स्थिति में था। तो जब बसपा होती है तो बसपा के साथ जाता है, सपा होती है तो सपा के साथ जाता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई है। बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि मायावती पर ये मुसलमानों के मन में कि जरूरत पड़ने पर बीजेपी के साथ चली जाए। तो अब बीजेपी को मायावती की जरूरत नहीं है। मायावती को ये बात समझ में आ गई है लगातार 3-4 चुनाव हारने के बाद कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक ही पार्टी मेन स्ट्रीम में रह सकती है, सरवाइव कर सकती है। तो अब जब तक सपा रहेगी बसपा के लिए कोई जगह नहीं। तो बसपा की सारी कोशिश है सपा को वहां से हटाने की। ये बाई इलेक्शन में आप देखिए, बाई इलेक्शन लड़ती नहीं है बसपा, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ का लड़ा इसलिए कि वहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आ जाए। तो उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि लोग मतदाताओं के जो एंटी बीजेपी मतदाता है उनके मन में ये बात भरे कि बीजेपी से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो बसपा कर सकती है, समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। तो ऐसे में उनको लगता है दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जनाधार ज्यादा व्यापक होगा। उसी की कोशिश में उनकी राजनीति है। अब ये दोनों सपा बसपा की ये लड़ाई है सर्वाइवल,
पॉलिटिकल सर्वाइवल की कि कौन आगे जाएगा। जी प्रदीप जी, एक और अहम सवाल जो ये अभी भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है, बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट भी दिए जाएंगे, पसमानदा सम्मेलन किए जाएंगे। देखिए 2024 से पहले ये बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो क्या ये माना जाए कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस प्रयोग को करके देख लेना चाहती है, किसके क्या परिणाम आते हैं, और हो सकता है 2024 में भी फिर इसी राह पर आगे बढ़ा जाए? क्या ये माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये निश्चित रूप से प्रयोग कर रही है बीजेपी, और बीजेपी इतने से ही संतुष्ट हो जाएगी। उसको पसमानदा समाज का कितने परसेंट वोट मिलता है नहीं मिलता है, इससे ज्यादा बड़ी बात उसके लिए उसका जो लक्ष्य है कि मुस्लिम जो मत है उनमें विभाजन हो, वो गोलबंद होकर किसी एक पार्टी के साथ न जाए, वो भाजपा विरोध को अपना एकमात्र मुद्दा न बनाए, वो ये देखे कि कौन सी पार्टी है या कौन सी सरकार जो आएगी वो उनका ज्यादा भला कर सकती है। तो उनके मन में ये बात दिखाना चाहती है, जिससे बीजेपी का ये जो नुकसान होता है कि शुरुआत होते ही 18-20% वोट माइनस हो जाते हैं, वो बदल जाए। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात मथुरा की धरती से सीएम योगी की निकाय गर्जना की। आज सीएम योगी ने मथुरा में प्रबुद्ध जनसम्मेलन को संबोधित किया। मथुरा में सीएम योगी ने 822 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह सीएम योगी का 17वां प्रबुद्ध सम्मेलन था, यानी उन्होंने उन तमाम शहरों का दौरा कर लिया जहां नगर निगम के चुनाव होने हैं। सीएम योगी ने मथुरा के मंच से डबल इंजन सरकार का हवाला दिया और इस बार दोहराया कि मथुरा के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मथुरा की धरती पर यह सीएम योगी का 17वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन तीर्थभूमि मथुरा में मुख्यमंत्री ने 822 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन 210 विकास परियोजनाओं की लागत 822 करोड़ 43 लाख 35 हजार है। आप सभी की जोरदार तालियां। साथ ही जनता के बीच निकाय संदेश भी दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि करीब 30,000 करोड़ के विकास के प्रोजेक्ट ब्रजभूमि से जुड़ने वाले हैं। विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए, इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार का हवाला दिया और बार बार दोहराया कि मथुरा के विकास के लिए उनकी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से ब्रजभूमि में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन से लेकर बलदेव और गोवर्धन तक का जिक्र किया और कहा कि ब्रजभूमि में विकास हर जगह दिखता है। सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन को लेकर अपने स्मार्ट सिटी मिशन को सामने रखा। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से 10 शहर चिन्हित थे। हमने इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो बाकी 7 नगर निगम बचे थे, उसमें मथुरा वृंदावन भी था। हमने मथुरा वृंदावन को भी इसके साथ जोड़ा और मथुरा वृंदावन के साथ अन्य नगर निगमों को इसके साथ जोड़ते हुए हमने कार्य प्रारंभ किया। ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो हम लोग ICCC बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यह न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बल्कि इसने कोरोना कालखंड में एक और कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य किया, उसकी मॉनिटरिंग की। सीएम योगी ने नगर निगम के तहत आने वाले रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों का भी खास जिक्र किया। उनके लिए दी गई सौगात का हिसाब दिया। स्ट्रीट वेंडर के बारे में पहली बार योजना बनी। पटरी व्यवसायी
ठेला खोमचा रेडी लगाने वाला व्यक्ति कोई नहीं पूछता था। कहीं पुलिस मारती थी, कहीं नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, उसका कोई प्रोत्साहन नहीं था, सबका व्यापार छिन गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई है और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से प्रबुद्ध जन सम्मेलन के इस मंच पर सीएम योगी के साथ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा और एसपी सिंह बघेल भी मौजूद थे। मथुरा में सीएम योगी के निकाय संदेश का असर जमीन पर भी दिख रहा है। डेवलपमेंट हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, और योगी सरकार में जितनी हमने सोच रखी थी उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। आप ब्रज क्षेत्र को देखिए, यहाँ पे लगातार रोज कुछ न कुछ एक नया काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अगर हम विकास के मुद्दे की बात करें कि और पहले की सरकार से अब के सरकार में करें, और स्पेशली अगर हम महिलाओं के विकास की बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। कि हमारे मथुरा क्षेत्र में जो है बंदरों का बहुत आतंक है, तो योगी जी को कुछ भी करके इन बंदरों से पीछा छुड़ाना चाहिए। आए दिन किसी न किसी की मृत्यु। सिविक मैटर्स हैं, क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस तरह के मुद्दों को टेकअप किया जाएगा? क्योंकि प्रदेश में तो सरकार है। देखो, सरकार तो किसी की भी बने, हम तो एक बात जानते हैं, हम उसको समर्थन देंगे जो काम करेगा। सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के भी दर्शन किए। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। निकाय चुनाव की डुगडुगी बजने में अभी वक्त है। इस बीच राजनीतिक दलों के दरवाजे पर टिकट की दावेदारी के लिए भीड़ जुटना शुरू हो गई है। वैसे तो सभी दल नगर निकाय चुनाव के लिए सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए सबसे ज्यादा भीड़ भाजपा के दफ्तर में नजर आ रही है। टिकट के लिए जुट रही भीड़ से भाजपा जीत का संकेत बता रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि टिकट के लिए दावेदारों की बड़ी संख्या संकेत है कि जमीन पर भाजपा के पक्ष में माहौल है। यूं तो दावा हर दल का है, दावा निकाय चुनाव में दम दिखाने का है, लेकिन नेताओं से ज्यादा अभी इन तमाम दलों के कार्यकर्ताओं में ही हलचल है। टिकट की आस में अभी से पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने कतारें लगा दी हैं। भाजपा के दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ दिखी। प्रदेश मुख्यालय में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन लग रही है। कई सीटों पर टिकट मांगने वालों की संख्या डबल डिजिट में है। लेकिन इस तरीके की भीड़ आपको बीजेपी कार्यालय के भीतर नजर आएगी, और खासतौर से महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी का जो ये कार्यालय है वहाँ पर देखिए किस तरीके से भीड़ है। हालांकि भीतर और भी लोग मौजूद हैं, पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं, फिर तमाम सारे जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। टिकट के लिए आवेदन कर? जी, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और मैं उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर से आया हूँ। अभी टिकट के लिए आए हैं? मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट के लिए आया हूँ। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? फिरोजाबाद से। टिकट के लिए? टिकट के लिए। वो महिला सीट रिजर्व आरक्षित है फिरोजाबाद में। आप मिलने आई महामंत्री सिंह? जी, मैं महामंत्री है कि मिलेंगी तो शायद पार्टी विचार करे टिकट मिले। बिल्कुल करना चाहिए पार्टी को। आप कहाँ से आए? साथ में आए हैं। आप कहाँ से है भाई साहब? जी, जिला बरेली फतेहगंज पश्चिमी से। आप भी टिकट के लिए आए? जी, अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए बरेली में नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी। रिजर्व है इस बार क्या? सामान्य है। उम्मीद है कि अगर यहाँ पर मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए तो शायद टिकट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से? मैं आजमगढ़ से आई हूँ। अच्छा, टिकट के लिए? जी बिल्कुल। मुख्य विपक्षी दल सपा के दफ्तर का क्या हाल नजर आया, अब इसे भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी इन तैयारियों में काफी पीछे और पिछड़ी हुई नजर आ रही है। हम समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और इस समय सुबह के 11:15 बजे हैं। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का मुख्यालय यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। एक समय था जब विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की यहाँ भीड़ लगती थी और पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज निकाय चुनाव जब सर पर हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तब यहाँ पर ना कोई दावेदार है और ना ही कोई नेता है। मैनपुरी उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अभी तक जश्न में डूबी हुई है। ये कहानी सिर्फ सपा दफ्तर की नहीं है। सितंबर के महीने से निकाय की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय की तस्वीर भी अलग नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निकाय चुनाव में दम दिखाने का दावा कर रही कांग्रेस के दफ्तर पर खामोशी छाई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निकाय चुनाव की तैयारियां कई महीने पहले ही शुरू कर दी थीं।
कमेटियां भी बन गईं, पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए, लेकिन दावेदारों की भीड़ नज़र नहीं आ रही। बहुत कम दावेदार हैं जिन्होंने महापौर से लेकर चेयरमैन और पार्षद के लिए यहाँ पर आवेदन किया हो। और कांग्रेस मुख्यालय की भी स्थिति ऐसी ही है, सन्नाटा परसा हुआ है। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। कभी इस कांग्रेस की ऐतिहासिक भवन में भीड़ हुआ करती थी, टिकटार्थियों का मजमा लगा करता था, लोग जुटते थे, लेकिन आज यहाँ पर निकाय चुनाव की तैयारियों का दावा करने वाली, दम भरने वाली कांग्रेस में ये नज़ारा चौंकाने वाला है। मतलब ये कि सपा, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होड़ शुरू होने में अभी देर है। टिकट के लिए दावेदारी का दौर जब शुरू होगा तो निकाय चुनाव की गर्माहट हर शहर में बढ़नी तय है। वहीं भाजपा अपने कार्यालय के बाहर जुटी टिकट मांगने वालों की भीड़ को अपनी जीत का संकेत बता रही है। और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वह भी इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमानस का जो पूरा मूड है वो बना हुआ है। इसलिए भाजपा के लिए जो दावेदारी है वह सर्वाधिक है। एक एक सीट से मेरे सामने ही कई आवेदन आ जा रहे हैं। पार्टी के पास तो जा ही रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी एक एक सीट से कई आवेदन जब आते हैं तो प्रसन्नता होती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है और उसके कारण से नगर निकाय के चुनाव में लोगों को भरोसा है, विश्वास है। माना जा रहा है कि अब हर दिन बीतने के साथ ही निकाय चुनाव का घमासान तेज होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला और विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात जयंत चौधरी की निकाय चुनाव को लेकर उस दांव की जो बसपा की नींद उड़ाने वाला है, साथ ही सपा को भी सावधान करने वाला है। खतौली उपचुनाव जीतने के बाद रालोद के हौसले बुलंद हैं। रालोद की नजर अब निकाय चुनाव के मुकाबले में कुछ ऐसी सीटों पर दावेदारी करने की है जहां से सपा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। इसमें एक है बेहद खास मेरठ नगर निगम का चुनाव, जिसमें अब रालोद की ख्वाहिश अपना मेयर बनाने की है। इसको लेकर गठबंधन को लेकर आपसी खींचतान बढ़ सकती है क्योंकि जयंत चौधरी की सक्रियता तेज हो गई है। मेरठ में इस बार नगर निगम की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। मेरठ नगर निगम पर पिछली बार बसपा की सुनीता वर्मा ने कब्जा जमाया था। बाद में सुनीता वर्मा सपा में शामिल हो गई थी, इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी है। दूसरी तरफ रालोद ने भी इस सीट पर दावेदारी ठोक दी है। अंदर खाने इसे लेकर हलचल काफी तेज है। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें जयंत चौधरी आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर के साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीर 11 दिसंबर की है। इस तस्वीर को खुद जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था, जिन्होंने साथ में लिखा था, संघर्ष के इस सफर का सिलसिला यानी खतौली में चंद्रशेखर का साथ लेकर उन्होंने जो जाट, जाटव और मुस्लिम समीकरण तैयार किया था उसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। सपा विधायक अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ रहे हैं। गठबंधन के तहत ये सीट जिसके भी कोटे में जाएगी, चुनाव उसे ही मजबूती से लड़ाया जाएगा। सपा में भी मेयर के 7 बड़े दावेदार हैं और 50 से ज्यादा पार्षद के दावेदार सामने आ चुके हैं। हम लोग मेरठ के रहने वाले हैं। हम लोग पूरी जिंदगी, अभी मैं यूनिवर्सिटी में आया था जहाँ कर्मचारियों ने अपनी समस्या रखी, क्योंकि मेरा घर परिवार है, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है, प्यार करता है, नज़दीकी मानता है। यहाँ पर भी कई लोग ये बात कह रहे थे कि स्थानीय स्तर पर किसी की आइडियोलॉजी, कोई किसी की विचारधारा का हो, लेकिन हम अतुल प्रधान का समर्थन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार का है। तो कभी कभी जब आप चुनाव लड़ने निकलते हैं तो प्रत्याशी का अच्छा चयन होना जरूरी है। रालोद की बात करें तो अब तक 7 दावेदारों ने मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पार्षद के भी 40 से ज्यादा दावेदार मैदान में दावा ठोक चुके हैं। किस्मत किसका साथ देगी ये साफ नहीं, क्योंकि रालोद किसे चुनाव लड़ाएगी अभी ये भी साफ नहीं। लेकिन खतौली में जीत के बाद पार्टी के खेमे में दावेदारों की लिस्ट हर रोज बड़ी होती जा रही है। गठबंधन के हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, अखिलेश यादव जी, वो तय करेंगे कि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास होगी या समाजवादी पार्टी के पास होगी। लेकिन जिसके भी पास सीट होगी, गठबंधन धर्म का हम पालन पहले भी करते आए हैं और आज भी करेंगे। ये जो निकाय के चुनाव हैं इनमें भी हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। अगर चंद्रशेखर की बात करें तो वे सपा रालोद गठबंधन के लिए दलित वोटरों को साथ लाने के लिहाज से बेहद अहम हैं और जाट, जाटव और मुस्लिम का समीकरण
मेरठ के लिहाज से बेहद खास है। मेरठ और अब बात काशी कॉरिडोर की। इसके 1 साल पूरे हो गए हैं। आज से साल भर पहले पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। बीते साल भर में इस कॉरिडोर की वजह से काशी का कायाकल्प हो चुका है। यहां पर्यटकों की बहार सी आ गई है, कारोबार में लंबा उछाल आया है और यहां के आम लोग भी बेहद खुश दिख रहे हैं। आज काशी कॉरिडोर के साल भर पूरा होने का उत्सव मनाया गया। इस दौरान काशी की भव्य छटा दिख रही थी। भगवान विश्वनाथ के भक्ति पथ पर गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ती आस्था की शोभा यात्रा। शिव की भक्ति में रमे श्रद्धालु, साधु और संत। ये तस्वीर काशी के उस विश्वनाथ कॉरिडोर की है जिसके लोकार्पण के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर पर निकाली गई शोभा यात्रा की हर एक तस्वीर निराली है। यहाँ शिव की महिमा है, बनारस के सामाजिक ताने बाने की गरिमा है और इसमें पूरे इलाके के कायाकल्प की खुशियां भी शुमार हैं। ऐसा है कि पहले सीमित संख्या में लोग आते थे, जगह की कमी था, स्थान का कमी था, लोग गलियों में लाइन लगाते थे, उसमें बहुत भीड़ हो जाती थी, आने जाने वालों की सुविधा होती थी। अब इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया है जिसमें भक्त आसानी से आके भगवान का दर्शन पूजन कर पा रहे हैं, बैठ करके अपना योग्य तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। बहुत बड़ी गौरव की बात है हम लोगों के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, पूरे देश के लिए। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। भव्य और दिव्य कार्यक्रम ने तब पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। बीते 1 साल में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर ने अपनी भव्यता और दिव्यता से नए कीर्तिमान रचे हैं। इसमें सबसे बड़ी खबर वाराणसी में पर्यटन की बहार है। कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से भक्तों की संख्या में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े कहते हैं कि रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। बीते 1 साल में 7.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान दान के रूप में 100 करोड़ रुपए विश्वनाथ धाम के दान पात्र में आए हैं, जिसे अब मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। श्रद्धालुओं का ये प्यार है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था उसको उन्होंने साकार किया है। प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही मानना था कि ऐसे स्थानों को अगर विकसित कर दिया जाए तो जो लोग मन से चाहते हैं यहाँ पे आना, जो नहीं आ पाते हैं सुविधाओं की वजह से, वो भी आना प्रारंभ कर देंगे। और उसी का ये प्रूफ अब मिला है कि 7.5 करोड़ लोग 1 वर्ष में यहाँ पे आ चुके हैं। आपने अरबपति की बात की तो 100 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे डोनेशंस प्राप्त हो चुके हैं। कुल मिला के जो मंदिर की लागत आई 900 करोड़ के आसपास, उसका प्रोपोर्शन आप निकाल के देखें तो 1 वर्ष में ही श्रद्धालुओं ने इतना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया है। पहले जहाँ संकरी गलियाँ थीं, वहाँ आज भव्य आकर्षण है। गंगा द्वार हो या फिर वीविंग गैलरी, भक्तों के लिए हर कोना आकर्षण का केंद्र है। बाबा विश्वनाथ धाम के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हम लोग वार्षिकोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज ही के दिन 2021 में बाबा के धाम का लोकार्पण हुआ था। उस समय देश दुनिया ने इस धाम को जो खूबसूरती छटा देखी थी। ये भव्य दरबार को देख के जो अपनी हिंदू संस्कृति का जो सबसे पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये मंदिर का जो मोदी जी ने उद्धार किया है, ये पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही अच्छा। नहीं, हम तो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया है, मोदी जी का सम्मान है। और अभी तो हम ज़्यादा घूमे नहीं हैं, फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। भक्तों की संख्या बढ़ने से वाराणसी में पर्यटन से जुड़े व्यवसाय को खासा लाभ हुआ। व्यापारी वर्ग खासा उत्साहित है।
वाराणसी के फूल मालाओं की बिक्री से जुड़े लोग हों या फिर बनारसी साड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग, सभी उत्साहित हैं। बीते एक साल में फूलों के बिजनेस में करीब 40% का उछाल आया है। एक साल में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद क्या बदला है? मोदी जी के इस विश्वनाथ धाम के 1 वर्ष में हम सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे सांसद भी हैं, हृदय से बधाई देते हैं। विश्वनाथ जी के से अब धाम बनने से पूरे विश्व में आज बनारस की तरफ आकर्षण हो रहा है। इससे हम बनारस वासियों को रोजगार में और सारी चीजों में लाभ मिल रहा है। काशी कॉरिडोर हर बदलते दिन के साथ वाराणसी के पर्यटन को बढ़ा रहा है। इसे देखते हुए वाराणसी का प्रशासनिक अमला धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की तैयारी में जुट गया है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। ओवरऑल बात तो चुभेगी में आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।